देखो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल दोनों में डिफरेंस छोटा सा ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या होता है, टोटली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। मतलब आप इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर क्या होगा, आपकी हीट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट, मतलब जो ऊष्मा की गति होती है उसके बारे में क्या किया जाता है, इसके अंदर स्टडी की जाती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये तो थर्मोडायनेमिक्स मेनली आप देखोगे दो वर्ड से मिलकर बना, हीट मोशन। हीट का मोशन मतलब जो ऊष्मा की गति जो होती है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में। एक तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इन ए सिस्टम। ठीक है, कोई भी आपके पास निकाय है, कोई भी आपके पास में अगर निकाय है तो उस निकाय के अंदर जो ऊष्मा की गति होती है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो जो मोशन ऑफ हीट होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, ऊष्मा की जो गति होती है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी आप हीट के कारण जो किसी भी सिस्टम की स्टेट अगर परिवर्तित हो जाती है उसका भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो सेकंड डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम में ऊष्मा की जो गति है उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है कि चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू हीट इन ए is known as thermodynamics। मतलब ऊष्मा के कारण अगर किसी भी पदार्थ या किसी सिस्टम की स्टेट भी अगर चेंज हो जाती है तो भी वो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड्स, एक हीट और मोशन। मतलब ऊष्मा की जो गति होती है किसी भी सिस्टम में तो उसका अध्ययन थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। या फिर ऊष्मा के कारण अगर किसी भी स्टेट, किसी भी पदार्थ या किसी भी सिस्टम की अगर स्टेट भी चेंज हो जाती है तो भी उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी चीज ये कि जो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल जो है इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें स्थूल कणों का, किसी भी सिस्टम के अंदर स्थूल कण मतलब मैक्रो स्टैटिक, मैक्रो स्टेट के रूप में अगर कोई पार्टिकल होता है, स्थूल कण जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है किसी भी सिस्टम में, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और वैसे ही वैसे किसी सिस्टम के अंदर स्थूल कणों के अंदर भी और भी छोटे छोटे कण जैसे कि अणु है, उस अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या और भी छोटे छोटे कण हो गए। स्थूल कण के अंदर अगर आप कोई भी लेते हो पदार्थ तो उसमें क्या आएगा, सिस्टम के अंदर उसके परमाणु या अणु आएंगे। लेकिन अगर हम उससे भी अंदर चले जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके अंदर जाए तो उस कंडीशन में और भी सूक्ष्म कण जो माइक्रो स्टेट होते हैं, किसी भी सिस्टम की जो माइक्रो स्टेट होता है, माइक्रो स्टेटिकल जो सिस्टम होता है या फिर माइक्रो स्टेट के रूप में अगर कोई भी कण उपस्थित हो, अगर उसका अध्ययन किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सांख्यिकी और ऊष्मागतिकी में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो नॉर्मली जो उसके अंदर अध्ययन किया जाता है वो किसका, मैक्रो स्टेट पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है, मैक्रो जो स्थूल अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वहीं पर आप अगर थर्मोडायनेमिक्स की जगह पे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में चले जाओगे तो उस जगह पे आपको किसका अध्ययन किया जाएगा, आपके सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। ये मैन इसके अंदर ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर
ये तो इनका मेन डिफरेंस था। अब आप लोगों की क्या होती है, स्टार्ट होती है फर्स्ट यूनिट। ठीक है, इस फर्स्ट यूनिट में आपके मेनली जो है यूज होगा जो प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल की स्टेट। यूनिट फर्स्ट जो है इसकी, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पार्टिकल की स्टेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, पढ़ना है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल स्टेट वाल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीयता के बारे में, साथ में उसके बाद में फेज स्पेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में जाते हुए आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन चीजों के बारे में। कुल मिला के ऐसे तो आप देखो और भी टॉपिक इनके अंदर भी होंगे, पर मेनली एक तो पार्टिकल की स्टेट क्या होती है, मतलब कण की अवस्था के बारे में पढ़ना होगा, कौन सी स्टेट के अंदर है, कौन से एनर्जी स्टेट में है, उसकी एनर्जी अगर अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो किस प्रकार से बदलेगी। ये सेम जो थ्योरी है पार्टिकल स्टेट की, ये सेम आपकी वही की वही थ्योरी है जो आप वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर 3D बॉक्स पढ़ते हो, या फिर 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो एनर्जी पढ़ते हो वही की वही सेम स्टेट इसमें होती है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब आप पार्टिकल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उस प्रोबेबिलिटी के आधार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा। किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की, न पाए जाने की प्रायिकता जो आप पढ़ते हो वो चीजें होगी। रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फेज स्पेस क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये पढ़नी पड़ेगी। और साथ ही साथ में जो मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट होती है किसी पार्टिकल की, ये दो अवस्थाएं जो होती है, एक मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं के बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप देखोगे तो इसके अंदर आप फर्स्ट जो है वो पूरी की पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस है। ठीक है ना, कुछ डेफिनेशन है, बाकी पूरा का पूरा इसके अंदर क्या आएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो आपके पार्टिकल की स्टेट, मतलब पार्टिकल की स्टेट में क्या है कि मान लो कोई भी एक पार्टिकल है, वो क्या है 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर उपस्थित है, तो उस पार्टिकल की स्टेट क्या होगी, मतलब उसके, क्योंकि स्टेट को आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, मतलब मूल ऊर्जा अवस्था, मूल अवस्था में है या फिर एक्साइटेशन स्टेट में है, ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा डिफाइन की जाती है, उस पार्टिकल की एनर्जी के ऊपर द्वारा डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कण की अवस्था, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, पार्टिकल स्टेट, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, त्रिविमीय बॉक्स में अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। सेम वही की वही है, यहाँ पे त्रिविमीय बॉक्स में अवस्थाओं की अभिगम्य अवस्था से मतलब है कण की, मतलब वो पार्टिकल जब मोशन करता है तो किन किन अवस्थाओं में, कितनी अवस्थाओं में हो सकता है, मतलब उन अवस्थाओं की संख्या क्या होगी, वो भी हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, इस पार्टिकल की स्टेट की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब देख लीजिए कि मान लीजिए कोई भी एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है, इस तरीके से आपके पास है, ठीक है, तो कण की अवस्था या 3D बॉक्स में कोई भी अभिगम्य अवस्था है
या फिर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी टोटल कितनी अवस्थाएं होगी उसकी संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर उस पार्टिकल की क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर हम 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर उस पार्टिकल की एनर्जी ज्ञात कर लेते हैं तो हमें उस पार्टिकल की स्टेट के बारे में भी हमें क्या होगा, पता चल जाएगा। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, L0, Ly 0, Lx 0, 0, 0, 0, Lz। इसके अंदर क्या है, कोई भी पार्टिकल क्या है, वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर इस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी स्टेट क्या होगी, मतलब उसका मोशन किस प्रकार से हो रहा है उसको ज्ञात करना है। तो उसके लिए इसकी क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्ञात करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि जो भी पार्टिकल है इस बॉक्स के अंदर उपस्थित है उस कण का द्रव्यमान कितना है, m है, तथा इस बॉक्स की भुजाएं जो है वो क्या है, Lx, Ly तथा Lz है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हमें क्या करनी है, इसकी स्थानांतरित होने वाली, क्योंकि गतिशील अवस्था में है तो उसकी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित होगी, उस स्थानांतरित ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 3 डायमेंशनल अवस्था में बॉक्स के अंदर इस पार्टिकल के वेव फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है जो हमने अभी पढ़ी थी, क्वांटम मैकेनिक्स केमिकल के अनुसार त्रिविमीय बॉक्स में कण की गति का तरंग फलन जो है वो क्या होता है, साइन एक्स वाई जेड इजिकल्स टू ए साइन के एक्स एक्स प्लस इंटू साइन के वाई वाई साइन के जेड जेड। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब हमने 3 डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था उस समय बताया था कि अगर बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है तो उसी कंडीशन में ये वेव फंक्शन मिलता है, अदरवाइज इसके सिरों के ऊपर, फेजेस के ऊपर और उसके बाद सभी जगह पे वेव फंक्शन का क्या मान होता है, 0 होता है। दूसरी चीज ये कि जो के वेक्टर होता है वो तरंग के संचरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे के वेक्टर का मान हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, के एक्स आई कैप के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ये क्या होता है, तरंग संचरण नियतांक होता है। अगर इसको 3 डायमेंशनल के रूप में लिखे तो इसका मान इस प्रकार से होता है। और इसके अंदर तरंग संचरण नियतांक जो होता है उसका उस तरंग की तरंग दैर्ध्य के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है। तो इस वजह से के को और किस प्रकार से लिखा जाता है, 2 पाई लैम्बडा के रूप में भी लिख सकते हैं। जहाँ पे ये लैम्बडा जो होती है वो क्या होती है, जो पार्टिकल गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में अपने में से तरंग को, जिस तरंग को जनरेट करता है उस तरंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो डी ब्रोगली के अनुसार इस लैम्बडा के रूप में लिखी जाती है। तो तरंग की तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा। ठीक है। और ये लैम्बडा जो है किसके बराबर होता है, h/p के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। ये कहां से प्राप्त हुआ, डी ब्रोगली ने दिया था। ठीक है। अब देखो आपको लैम्बडा का मान यहां से पता चल गया, लैम्बडा बराबर क्या है आपके, h/p। तो इस लैम्बडा के मान को अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा आपके, 2 पाई अपॉन h/p। तो p का मान क्या हो जाएगा, h k अपॉन 2 पाई। ठीक है, h k अपॉन 2 पाई। तो p का मान क्या हो जाएगा, h कट k अपॉन k के रूप में लिखा जाएगा। इसको क्या लगा देते, नंबर 2। ये क्या होगी आपके, नंबर 1। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब आपने 3 डायमेंशनल बॉक्स देखा था तो उसमें भी क्या थी, जिस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती थी उस जगह पे तो वेव फंक्शन प्राप्त होता था,
और उस जगह पे हम पार्टिकल के वेव फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान इनफाइनाइट हो जाए या बॉक्स के बाहर जाएंगे तो उस जगह पे उस पार्टिकल की गति संभव नहीं है, क्योंकि हमें गति जो पढ़नी है पार्टिकल की स्टेट इस बॉक्स के अंदर पढ़नी है। तो बॉक्स के बाहर या बॉक्स के फेसेस के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्टिकल के वेव फंक्शन का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें उसकी किसी प्रकार की किसी अवस्था का पता नहीं करना। जो अवस्था पता करनी है वो सारी की सारी इस बॉक्स के अंदर गतिशील अवस्था में उसकी अवस्था को पता करना है। तो अतः क्योंकि कण का तरंग फलन क्या होगा, का तरंग फलन x बराबर lx, y बराबर ly तथा z बराबर lz पे क्या होगा, पर शून्य होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर ये इस जगह पे शून्य है, इसके ऊपर x बराबर lx, y बराबर ly तथा z बराबर lz के ऊपर अगर वेव फंक्शन शून्य हो रहा है, शून्य होने का कारण क्या है, शून्य वेव फंक्शन शून्य हो रहा मतलब इसके अंदर वेव फंक्शन के अंदर जो भी साइन की जितनी भी टर्म है उन सबका मान भी क्या हो रहा है, शून्य होगा, तभी तरंग फलन क्या हो सकता है, x बराबर lx, y बराबर ly और z बराबर lz के ऊपर क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, साइन x की जगह पे अब आप क्या लिखोगे lx, y की जगह पे क्या लिखोगे ly और z की जगह पे lx लिखोगे। इसका मान किसके बराबर है, 0 होगा, तो ही क्या हो सकता है, वेव फंक्शन 0। तो ये 0 कब हो सकता है, जब क्या हो, इनका मान किसके बराबर हो, nx पाई के बराबर, क्योंकि पाई के गुणनफल के रूप में ही हमेशा साइन क्या होता है, 0। आप 0 ले लो, पाई ले लो, 2 पाई ले लो, 3 पाई ले लो, इन सब के ऊपर साइन का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां से के एक्स का मान क्या आ जाएगा आपके, प्लस माइनस nx पाई अपॉन lx। ठीक है, इसी प्रकार के y का मान क्या हो जाएगा, ny पाई अपॉन ly, के z बराबर क्या हो जाएगा, nz पाई अपॉन l। ये चीज हो गई। और के वेक्टर, टोटली के वेक्टर अगर आप देखो तो अभी हमने पढ़ा था कि जो तरंग संचरण नियतांक अगर उसको हम 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में लिखेंगे तो के वेक्टर किसके बराबर होता है, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप के बराबर होता है। यहाँ से इसका रिजल्टेंट लिखोगे तो के स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे के एक्स के वाई और के जेड का अगर हम इसके अंदर मान रख देंगे तो ये के स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एन एक्स स्क्वायर पाई अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू एल एक्स का स्क्वायर, एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन एल जेड का स्क्वायर। ठीक है, और मोमेंटम जो होता है, इस पार्टिकल का जो संवेग है, अगर उस संवेग के स्क्वायर को लिखेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एच कट का स्क्वायर के का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 से। अब यहाँ पे के स्क्वायर का मान रख देंगे तो के स्क्वायर का मान रखने पे वैल्यू क्या आएगी, एच कट का स्क्वायर पाई का स्क्वायर कोष्ठक में क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया आपके समीकरण नंबर 4 के बाद समीकरण नंबर 2 के बाद में ये हो गई 3। अब देखो ये तो इसका क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, और पार्टिकल क्या कर रहा है, बॉक्स के अंदर गतिशील अवस्था में है। तो गतिशील अवस्था में उस बॉक्स की एनर्जी का मान क्या होगा, एनर्जी, क्योंकि गतिशील अवस्था में है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो उसकी स्थिति के कारण होती है। पर वो है किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, स्थिर अवस्था में नहीं है, किसी स्थिति के ऊपर ना होकर वो क्या कर रहा है, मोशन की कंडीशन में है। तो एनर्जी जो होगी
टोटल एनर्जी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली फॉर ओनली काइनेटिक एनर्जी पे। तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो किसका फंक्शन होगी, मोमेंटम का फंक्शन होगी। अतः कण की ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा आपको, पी स्क्वायर अपॉन 2m। E बराबर आप क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। कोष्टक में क्या आ जाएगा आपके, एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपके, एच स्क्वायर अपॉन 8m एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो कैसा बॉक्स था, एक ऐसा बॉक्स था जिसके चारों ही लेंथ, क्या तीनों ही लेंथ, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो क्या है, अलग अलग है। तो उस कंडीशन में ये एनर्जी है। ठीक है, और यदि बॉक्स एक क्या है, एक घन है, तो एल एक्स बराबर एल वाई बराबर क्या हो जाएगा, एल जेड बराबर एल हो जाएगा। तो एनर्जी ई बराबर क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर एनर्जी। ये जो सूत्र है समीकरण नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 में एन एक्स एन वाई एन जेड क्या है, पार्टिकल की टोटल ऊर्जा अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। मतलब उसी टोटल कितनी ऊर्जा अवस्थाएं हो सकती है उसका मान हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, इन एन एक्स एन वाई एन जेड के मान से। जितनी एन एक्स एन वाई एन जेड की जो वैल्यू प्राप्त होगी उन्हीं एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू से ही पता चलेगा कि पार्टिकल की टोटल कितनी ऊर्जा अवस्थाएं है। ठीक है ना, और एनर्जी जो होगी वो इसी फॉर्मूले से निकलेगी, पर ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या जो निकलेगी वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगी, वो इस एन एक्स एन वाई एन जेड के मान से पता चलेगी। तो इक्वेशन नंबर 4 में जो ये एन एक्स एन वाई तथा ये एन जेड जो है वो क्या है, एक समुच्चय कण की क्या है, की ऊर्जा अवस्था को बताता है। और यदि एन एक्स एन वाई और एन जेड के मान के ऊपर समान एनर्जी प्राप्त हो जाए अलग अलग अवस्था के लिए, तो उस कंडीशन में उस अवस्था को कैसी अवस्था बोलेंगे, डीजेनरेट स्टेट। मतलब एन एक्स एन वाई तथा एन जेड के अलग अलग मान के ऊपर हमें क्या मिल जाए, और हमें अगर क्या मिल जाए, समान ऊर्जा प्राप्त हो, तो वह अवस्था उस कण की क्या अवस्था, कौन सी अवस्था कहलाएगी, वह अवस्था उस कण की क्या कहलाएगी, अपभ्रष्ट, या क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हो, डीजेनरेट अवस्था कहलाती है। ये आपको इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन भी है, काफी सरल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको जैसे कि मान लो कि मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि मान लो मेनली डिपेंडेंसी जो होगी वो अब इस इक्वेशन की होगी। ये इक्वेशन आपको याद है तो आप बता सकते हो इस पार्टिकल की अवस्थाएं कितनी है, उसकी डीजेनरेसी कितनी है, ये सब आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास में एनर्जी क्या दी हुई है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि
शून्य चक्रण, कण की ऊर्जा E बराबर 66 H²/8 ml स्क्वायर की अपभ्रष्टता कितनी है? 12 है। अब यहां पे देखो, अगर हम इक्वेशन नंबर और शून्य स्पिन का मतलब चक्रण का मतलब है स्पिन का मान क्या है? 0। तो देखो इस फॉर्मूले का आप क्या करो, जो ये एनर्जी दी हुई है यहाँ पे शून्य चक्रण से मतलब तो स्पिन 0 है, ठीक है, मतलब उसकी खुद के अक्ष के सापेक्ष रोटेशन क्या है? 0। मतलब वो किसी और के चारों ओर अगर रोटेशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो अलग बात है। क्योंकि स्पिन के अंदर आपने देखा होगा 2 टाइप की आप स्पिन पढ़ते हो, तो वो तो अभी यूज नहीं होगी, बाद में आएगी। लेकिन यहाँ पे देखो इस एनर्जी का और इस एनर्जी वाले फॉर्मूले का कंपेरिजन करोगे, यहाँ पे nx² प्लस ny² प्लस nz² का मान किसके बराबर आ गया? 66। तो आपको क्या करना पड़ेगा? nx ny मतलब nz की ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जिनसे क्या मिले आपको, इनका योग जो है वो किसके बराबर हो? एक तो 66 के बराबर हो, साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि ऐसी वही वैल्यू जो है वो कितनी बार रिपीट हो जिससे कि हमें 66 वैल्यू बार बार मिलती है। क्योंकि डिजेनरेसी के लिए मैंने 3 डायमेंशन बॉक्स में आपको करवाया था। जैसे कि इसका आप देख सकते हो कि nx का क्या मान रखा जाए? इसका मान 5 रखो, इसका भी मान 5 रखो और इसका मान 4 रखो। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो 5, 5 और 4 मतलब ये 50 हो गया और ये 16, टोटल कितना आ गया? 66। अब देखो इसको आप कितनी बार चेंज कर सकते हो? अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4। अब इसको उल्टा करके लिख सकते हो, 4 5 5 लिख सकते हो, बीच में 5 4 5 ला सकते हो। मतलब इसकी टोटल कितनी स्टेट हो गई? इस वाले साइड की 3 स्टेट, मतलब इसके 3 स्टेट जो होंगे उससे हमेशा हमें कैसी एनर्जी मिलेगी? 66 के बराबर की nx² ny² nz² की वैल्यू मिलेगी। तो 3 तो यहाँ से आ गए, किसके लिए आ गए? 5 5 4 के लिए आपके पास में टोटली कितने सेट बनेंगे? 3 सेट मिलेंगे, जिससे एनर्जी आपके क्या आएगी? 66 आएगी। अब देखो उसके बाद में एक सेट और है किसका इसी के अंदर? 7 4 और 1 का। इससे भी आप देखोगे तो ये 49, ये 16 और ये 8, इसके टोटल आपके कितने सेट आएंगे? आपके 6 सेट आएंगे। क्योंकि तीनों ही वैल्यू जब डिफरेंस हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर इनका एक्सचेंज करेंगे इस सेट में, तो टोटली हमें कितने? 6 सेट मिलेंगे। और उसके बाद में एक सेट और कौन सा है आप लोगों के? 1 8 1 का। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1। तो टोटली आपके पास में 7 4 1 के 6 अलग अलग सेट के ऊपर आपको एनर्जी क्या मिलेगी? एनर्जी के अंदर ये वैल्यू है जो ये nx² ny² nz² की क्या मिलेगी? वैल्यू 66 मिलेगी। उसके बाद में 8 1 1 के भी 3 सेटों के अंदर यही मान मिलेंगे। और उसके बाद में एक और वैल्यू जो है वो आपकी क्या है? 5 5 4, इसके लिए भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 66। मतलब यहाँ से ये जो वैल्यू आपने ये जो कंपैरिजन किया है उससे ये पता चलता है कि जो दी गई एनर्जी है उसके लिए अपभ्रष्टता कितनी है? 12। ये यहाँ से पता चल। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का जो है आपस में क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि nx ny nz इनके स्क्वायर को जोड़ेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त हो रही है उसके अलग अलग कितने सेट है जिससे ये वैल्यू वापस रिपीट होगी, वही उसके किसको प्रदर्शित करेगी? डिजेनरेसी को प्रदर्शित करेगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? इसके अंदर प्रोबेबिलिटी तथा डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे।